तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि शनि कौन है। शनि है छाया पुत्र और वो जुड़े हुए हैं 10th हाउस ऑफ कैप्रिकॉर्न और 11th हाउस ऑफ एक्वेरियस से। तो 10th हाउस ऑफ कैप्रिकॉर्न में क्या है वो हम इस वीडियो में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 11th हाउस में क्या क्या है वो मैंने पिछले दिनों बता दिया था। लेकिन कैप्रिकॉर्न का जो हाउस है वो थोड़ा अलग है। उसको समझाने के लिए मुझे एक उदाहरण देना पड़ेगा। एक कैप्रिकॉर्न नेटिव का ही उदाहरण ले लेते हैं। एक कैप्रिकॉर्न नेटिव के बिना अगर मैं डायरेक्टली कह दूंगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी नहीं, क्योंकि एक कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होती नहीं। उनका ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलों से और चुनौतियों से भरा हुआ होता है। तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक इंसान का। उनका नाम मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन जान लो तो समझ में आ जाएगा कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। तो एक लड़की जो पहाड़ों में रहती है और वहाँ पे उसके बहुत सारे जाने पहचाने लोग हैं, सबके साथ उसके दिल के रिश्ते हैं। उसका बचपन वही गुजरा है। वहाँ को वो छोड़ के, सारे लोगों को छोड़ के, अपने दिल पे पत्थर रख के वो चली आती है एक बड़े शहर में। क्यों वो आती है एक बड़े शहर में? वो आती है क्योंकि उसका एक कला में रुचि है, जानने का, समझने का। तो वो एक कला को सीखने के लिए यहाँ पे आती है, जो है कथक। एक अनजान शहर में आ जाती है और फिर ऐसे ही बहुत सारे साल वो यहाँ पे गुजारती हैं। वो बहुत सीखती हैं, प्रैक्टिस करती हैं और फिर एक दिन वो एक कथक की टीचर बन जाती हैं खुद। तो इससे समझ क्या आ रहा है? इससे ये समझ आ रहा है कि डेडिकेशन क्या है, कि अपने माहौल को, जो कंफर्ट है, उसको छोड़ के एक अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट में, एक अलग इन्वायरमेंट में, एक डाइवर्सिफाइड इन्वायरमेंट में चले जाना, जिसको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, जिसका पहले जान पहचान है नहीं। तो लोग बोलते हैं कि 10th हाउस ऑफ कैप्रिकॉर्न में सैटर्न काफ़ी कंफर्टेबल होता है। कंफर्टेबल इसीलिए नहीं होता कि यहाँ पे आसानी होती है। कंफर्टेबल इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। क्योंकि सैटर्न, शनि चाहता है कि इंसान मेहनत करे, और कैप्रिकॉर्न वाले जो नेटिव्स होते हैं वो ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। और इससे एक दूसरी चीज़ भी साबित होता है। एक है डेडिकेशन साबित होता है कि एक इंसान कितना डेडिकेटेड रह सकता है कि अपने फैमिली, अपने दोस्त, अपना बचपन, सब कुछ छोड़ के एक अनजान जगह पे अकेले चला जाए एक कला में महारत हासिल करने के लिए। दूसरा चीज़ जो है इससे पता चलता है कि वो कितना विद्रोह कर सकता है। विद्रोह किसके खिलाफ? अपने खिलाफ। जो मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि सैटर्न विद्रोह को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कितना विद्रोह कर सकता है कि परिस्थितियाँ कितनी ख़राब है। क्योंकि जब भी कोई एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में आता है तो वो बहुत ज़्यादा आसान रहती नहीं। कैप्रिकॉर्न नेटिव्स के लिए परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा जटिल से जटिल ही होती हैं, और इसी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि वो जो यहाँ पे आई है, जो एक शहर में आई है, जो नेटिव है, वो एक लड़की है जो आई है। तो एक समाज का दबाव है कि एक अनजान जगह पे जा रहे हो पहले। दूसरा, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फिर विश्वास रखने की बात है, आस्था रखने की बात है, और बहुत हिम्मत रखने की बात है। तो सैटर्न फिर यहाँ पे जो रेबेलियन है उसको रिप्रेजेंट करता है कि सारे परिस्थितियों के विद्रोहों में जाके अपने खुद के जो माइंड का लिमिट सेट है उसको विद्रोह करके, कि खुद के मन के
विरोध में भी जाके कि सबको छोड़ के जा रही हूँ लेकिन जाना है। तो ये रिबेलियन वो रिप्रेजेंट करता है कि वृत्तियाँ, संस्कार, संस्कृति, ये सब त्याग के, इनको लांग के भी, खुद को, मन को लांग के भी, अपने मन को लांग के भी जा पा रही हूँ किसी ऊंचे काम के लिए। तो मैंने कहा था सैटर्न हायर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है और हायर कॉन्शियसनेस आर्ट है, क्योंकि सैटर्न के जो गुरु थे वो गुरु शुक्राचार्य थे, वो आर्ट और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा जा रहा है कि एक नेटिव अपने सारे परिस्थितियों को लांग के अपने आत्मविकास के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए वो बाहर जा रहा है। और ऐसा बात नहीं है कि परिवार वाले ख़राब हैं या फिर दोस्त ख़राब है या फिर जिस जगह पे है जगह ख़राब है, लेकिन उस इंसान को उस कंफर्ट जोन में रहना नहीं है। तो सैटर्न फिर इसको रिप्रेजेंट करता है कि एक इंसान एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जा पा रहा है। तो लोग बोलते हैं कंफर्टेबल जोन है 10th हाउस कंफर्टेबल जोन नहीं है। कंफर्टेबल जोन में इंसान पैदा हुआ है लेकिन उसे कंफर्टेबल फिर रहना नहीं है। कई बार देखा ऐसा ही जाता है कि वो जहाँ पे पैदा हुआ है वो जगह भी काफ़ी बार कंफर्टेबल होती नहीं है उसके आत्मविकास के लिए, तो उनको फिर वो जगह छोड़ के कैप्रिकॉर्न वालों को जाना पड़ता है। और ऐसा मैंने कई नेटिव्स के साथ ही देखा है, इसी वजह से मैं कह पा रहा हूँ। और अभी जिनका बात मैं कह रहा हूँ वो एक डांस कोरियोग्राफर बन चुकी है, वो भी प्रोफेशनल, ट्रेंड, सर्टिफाइड। तो ये जज्बे को भी दिखाता है कि एक इंसान कितना जज्बा रखता है एक काम करने के लिए। और इसके अलावा भी ये आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का जो साइन है वो 3 नक्षत्रों में आता है। एक है धनिष्ठा नक्षत्र जो म्यूज़िक, सिंगिंग और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जिन नेटिव की मैं बात कर रहा हूँ वो गाने में भी बहुत अच्छी हैं। तो समझ में आते ही है कि कैप्रिकॉर्न नेटिव्स वाले बहुत ज़्यादा आर्ट में कैसे जाते हैं, क्योंकि सैटर्न का जो गुरु थे वो आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्राचार्य आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इनका जो मैं बात कर रहा हूँ ये फिर पेंटिंग भी कर सकती हैं, तो ये आर्ट को रिप्रेजेंट कर ही रही हैं बहुत तरीक़ों से। तो सैटर्न का जो ये जो ऊंचे से ऊंचा जो मापदंड है चेतना का, इस पे ये जो नेटिव है कैप्रिकॉर्न राशि की वो खरी उतरती है 10th हाउस की। तो ऐसे इंसानों को उदाहरण के स्वरूप देखना है। और इससे तीसरी चीज़ क्या पता चलती है कि डिग्निटी है, और सैटर्न डिग्निटी को रिप्रेजेंट करता है। रिस्पेक्ट तो बहुत छोटी चीज़ है, डिग्निटी बहुत बड़ी चीज़ है। कि एक इंसान कह रहा है कि समाज कथक जैसे अपने पुराने से पुराने जो सबसे ऊंचे कलाओं में से एक है उसको स्वीकारता नहीं, लेकिन मैं उसी को सीखूंगी। तो ये एक बहुत ऊंची डिग्निटी की बात है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें काम कम मिलेगा। लेकिन वो जो नेटिव है कैप्रिकॉर्न की वो कह रही है कि पैसा कम भी मिल जाए लेकिन डिग्निटी अपनी ऊंची रखनी है। वो ये नहीं कह रही कि ईगो ऊंचा रखना है, वो कह रही है डिग्निटी ऊंची रखनी है, मतलब अपनी गरिमा को ऊंचा रखना है। तो ये सैटर्न का जो ऊंचे से ऊंचा जो मापदंड है उस पर ये कैप्रिकॉर्न की नेटिव खरी उतरी है। और ये एक अच्छी उदाहरण है ये बताने के लिए कि कैप्रिकॉर्न वाले बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और सारे लोग मटेरियलिस्टिक नहीं होते, ऐसा उदाहरण इसीलिए मैं दे पा रहा हूँ। और सैटर्न क्योंकि हायर कॉन्शियसनेस को रेफर करती है तो ये एक हायर कॉन्शियसनेस वाली नेटिव हैं, क्योंकि उनके चुनाव में भी फिर हायर कॉन्शियसनेस दिख रहा है कि आर्ट को चुना है, क्रिएटिविटी को चुना है, परिस्थितियों को नकार के भी सही चीज़ को चुना है, क्योंकि सैटर्न चॉइस को रिप्रेजेंट करता है। तो इन्होंने सही चॉइस को चुना है ज़िंदगी में कि मैं सही चीज़ को ही चुनूंगी। गलत चीज़ होते हुए भी पता है, आसान ऑप्शंस होते हुए भी पता है, लेकिन नहीं चुनना है।
तो इसीलिए कैप्रिकॉर्न की जो नेटिव्स होती हैं वो बहुत मेहनती होती है। इनके साथ होता क्या है, समझ लीजिए सुबह से इन्होंने काम करना शुरू किया है, रात हो चुका है, रात के बाद फिर काम कर रही हैं, कहीं पे ट्रैवलिंग करके गई हैं करीब 10-10, 12-12 घंटे, 2-2 दिन, फिर काम कर रही हैं, वहाँ से वापस लौट के खुद के लिए खाना बना रही हैं, फिर काम कर रही हैं, घर में आके काम अपना खुद का काम खुद कर रही हैं। तो ये इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करता है कि उनको 3-4 गुना ज़्यादा काम करना पड़ता है। ऐसा बात है नहीं कि उनके पास इतना एनर्जी है पूरा जितना वो काम करती हैं, लेकिन वो बर्न आउट हो जाती है एनर्जी से, क्योंकि शरीर का तो एक एनर्जी का सिस्टम है, वो 2000 कैलोरीज ही फिर बर्न कर पाता है। तो उसका एनर्जी जितना होता है वो उतना लिमिटेड ही होता है। लेकिन सैटर्न बोलता है कि काम बड़ा है, तो सैटर्न वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। और ये इंसान जो होती हैं कैप्रिकॉर्न की नेटिव और जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत मेहनती इंसान है। तो ये कहती है कि फिर एनर्जी ख़त्म हो जाए फिर भी काम करते रहो। तो ये 3-3 गुना ज़्यादा काम कर सकती है, बिना सोए काम कर सकती है, थक जाएंगी बहुत ज़्यादा लेकिन काम करना बंद नहीं करेंगी, और काम ख़त्म होने के बाद ही फिर वो जाकर रेस्ट लेंगी। उसमें अगर 3 गुना नॉर्मल इंसान से ज़्यादा मेहनत लग रहा है तो फिर भी वो करने को राज़ी है, फिर भी किसके लिए, आर्ट के लिए, यहाँ पे जिनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसी कैप्रिकॉर्न की नेटिव्स होती हैं जो सैटर्न के मापदंड पे खरी उतर पाती हैं। हाँ, उनको ऐसा लग सकता है कि वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही ज़िंदगी में, क्योंकि हम समाज में जो मापदंड से हम इंसान को मापते हैं वो है पैसा। पैसा से हम देखते हैं स्टेटस, और सैटर्न कहता है स्टेटस और पैसा नहीं देखना है, काम देखना है। कौन सा काम देखना है, ऊंचे से ऊंचा काम जो है उसको देखना है। और ये जो नेटिव है ये ऊंचे से ऊंचा काम को फिर देख रही हैं। तो ये एक उदाहरण है बहुत अच्छी, वो भी लड़की होते हुए, लड़के की बात भी नहीं कर रहा हूँ, जिन पे समाज उंगली उठाता है और बोलता है कि अगर इतना कमा रही हो तो ये सब करके क्या फ़ायदा है, और आर्ट को क्यों चूज़ किया है, जॉब कर लेती तो ज़्यादा कमा लेती। तो इन्होंने कंफर्टेबल चीज़ नहीं चुना है ना, सिक्योरिटी नहीं चुनी है। सिक्योरिटी उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी जो है यहाँ है और मेरा जो है यहाँ है। कहाँ है, चेतना में, दिल में। तो फिर ये उनका सिक्योरिटी है कि उनके अंदर जो है उनसे वो कोई छीन नहीं सकता। देखिए बाहर की कोई चीज़ होती है, समाज कहता है ये चला जाएगा वो चला जाएगा, बाहर की चीज़ें चली जाती हैं, अंदर की चीज़ें नहीं जाती। कोई उनसे अपना उनका डांस नहीं छीन सकता, उनका जो कला है उनसे वो कोई छीन नहीं सकता। वो जो संगीत वो गा सकती है, जो उनके आत्मा से आता है वो कोई नहीं छीन सकता। जो वो पेंटिंग करती हैं, जो उनके अंदर से आता है कला, वो कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि यहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता ना, यहाँ से कुछ छीना जा नहीं सकता। एक बार यहाँ चेतना से कुछ यहाँ से जुड़ गया फिर वो कहीं भी जा नहीं सकता। मटेरियल चीज़ें माया से बनी हुई होती है, इल्यूजन होती है, टेम्पररी होती हैं, वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं। वो व्यवहारिक तौर पे ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा काम आती नहीं हमेशा के लिए। लेकिन ये जो कला है ये ज़िंदगी भर रहता है, इसका अभ्यास करते रहना होता है। और ऐसे जो नेटिव्स होते हैं जो मेहनत करते हैं, ये अभ्यास करते करते पारदर्शी बन जाते हैं अपने कला में, और फिर ये टीचर बन जाते हैं। क्योंकि क्या सैटर्न का जो साइन है वो टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो टीचर हैं तो फिर ये सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रही है। कैप्रिकॉर्न का जो 10th हाउस है वो टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये टीचर्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो कैप्रिकॉर्न की नेटिव है जिनकी बात मैंने अभी तक किया, ये फिर एक अच्छा एग्जाम्पल है। और फिर ऐसे नेटिव्स के लिए हमेशा दिल में आपका उनके लिए एक एडमिरेशन रहता ही है, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थितियाँ रख के इतने सालों तक एक अनजान शहर में रहना, अपने परिवार को छोड़ के, ये बहुत मुश्किल होता है। जबकि आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो, तो ये चीज़ समझने वाली होती है ना कि सैटर्न कह रहा है कि मेहनत करो, ऊंचाई को चुनो, तो इंसान जाके ऊंचाई को चुन रहा है। सैटर्न कह रहा है कि निष्काम कर्म करो, तो वो निष्काम कर्म कर रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर नहीं पा रही है अपने काम से, लेकिन वो अपने काम करके इतना खुश है
और उनके काम से जो लोग सीख पा रहे हैं, जिनको वो सिखा रही हैं, वो इतना खुश हैं। यही असली खुशी है कि मैंने खुद सीखा है, मैं तुमको सिखा पा रही हूँ, ये खुशी है। तो लोग बोलते सैटर्न हैप्पीनेस को नहीं, सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है। सैडनेस है, जब आप मटेरियल को देखेंगे तो सैडनेस ही आएगा, क्योंकि मटेरियल को देखना नहीं है ना। असली जो अर्थ है वो यहाँ है। असली जो चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा ऊंचा है, वो यहाँ है। और जब वो चीज़ यहाँ है तो काम जैसा चल रहा है चलता रहे, काम ही अपने आप में रिवॉर्ड है। तो लोग बोलते हैं कि कैप्रिकॉर्न नेटिव्स को बहुत ज़्यादा कि क्या मिलेगा क्या मिलेगा करके, जो आर्ट को चूज़ करते हैं, उन्होंने सबसे जो ऊंचा ज़िंदगी में चुनाव किया है वही उनका मिलना है, इससे ज़्यादा कुछ मिलना नहीं है। और जो हमेशा ये बोलते हैं कि कला को चुन के क्या मिलेगा, उनको मैं बोलता हूँ कि ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कला को कुछ नहीं मानते उनको फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि देखिए, कथक जो यहाँ पे कला की बात कर रहा हूँ, नेटिव से जुड़ी हुई, तो वो कला भी आती है, फिर हमारे योग शास्त्र से, क्योंकि कथक योगा से लिया गया था। योगा कहाँ से आया था? योगा आया था महादेव से। गुरु पूर्णिमा के दिन में अपनी योगा की जो विधियाँ थी, मुद्राएं थी, वो ऋषियों को सौंपा गया था गुरु पूर्णिमा के दिन में महादेव की ओर से। तो महादेव किसको रिप्रेजेंट करता है? चेतना को। तो चेतना को जो रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने ऋषियों को दिया था, ऋषियों ने फिर हमको दिया था। तो ऋषियों की जो चीज़ इन्होंने ली है कैप्रिकॉर्न नेटिव ने, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो सोचिए वो कितनी ऊंची होंगी कि उन्होंने ऋषियों की चीज़ ही ली है। तो एक्वेरियस के सामने मैंने कहा था कि वो ऋषि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो कथक की वो जो कला वो ले चुकी हैं, वो भी योग शास्त्रों से आया है, और वो इसी को रिप्रेजेंट करती है, ऋषियों की ज्ञान को। कि ऋषियों को कोई ज्ञान दिया गया था ऊंची चेतना से, महादेव से, वो उन्होंने यहाँ के इंसानों को दिया। तो इंसानों ने फिर सबने नहीं अपनाया, कुछ लोगों ने अपनाया, और जिन्होंने अपनाया उनमें से एक की बात कर रहा हूँ मैं। तो सोचिए कि ऊंची चेतना को चुनने से क्या होता है कि इंसान पाक साफ हो जाता है अंदर से। और ये योग की विधि जो कथक की है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये क्यों दिया गया था? क्योंकि मन हमेशा रहता है बेचैनी में। योग का निर्माण क्यों किया गया था? इसका सृजन क्यों किया गया था? ये सृजन किया था देवी आदिशक्ति ने। आदिशक्ति ने महादेव को सिखाया। महादेव पहले अशांत रहते थे, रुद्र के रूप में रहते थे, फिर वो शांत हो गए जब उन्होंने ये योग सूत्र अपनाए, योग की मुद्राएं उन्होंने जब करनी शुरू की, तब उनका जो गुस्सा है वो शांत हो गया, तब वो समाधि में जा पाए। तो फिर उन्होंने इसका जो तात्पर्य है ज़िंदगी में, जो ऊंचाई है, वो देखते हुए देखा कि मन इससे शांत होता है, क्योंकि इसे एकाग्रता जागृत होता है। क्योंकि मन हमेशा अशांत रहता है और वो अतीत को भागना चाहता है। और महादेव ने देखा कि इससे मन शांत हो जाता है। और शांत क्यों होता है? क्योंकि वो अतीत को भागना फिर छोड़ देता है, क्योंकि उसको फिर पूरा जो ध्यान है वो अपनी तरफ केंद्रित करना होता है, चेतना की तरफ। और इस अवस्था में मन शांत हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे शिव के माथे पे एक चांद होता है। और चांद माथे पे क्यों है? क्योंकि माथे पे इसीलिए है क्योंकि माथे पे एक जट के ऊपर है, कि जटा है, जटा के ऊपर है। जटा किसको दर्शाती है? जटा दर्शाती है कि जटिलता को, कि मन जटिलताओं से भरा हुआ होता है, मन में जट होता है, जटिलता होता है। इसी जट को फिर सुलझाने के लिए मन को शांत करना होता है। इसीलिए आप देखेंगे जो चांद का निशान बनाया गया है वो अर्ध चांद का निशान बनाया गया है, कि मन क्षय होता रहता है, और जब वो चेतना के पास होता है तब वो क्षय होना बंद हो जाता है, तब वो जटिलताओं से मुक्त हो जाता है। जो जटाओं में उसको बांधा हुआ है, इसीलिए कि वो जटिलताओं से मुक्त हो जाए। तो वो जो जट है, वो एक जो जटा है, वो एक समझ लीजिए संकेत है कि आपके
के मन को शांत करना है और जटा से मुक्त होना है। क्योंकि मैंने क्या कहा था, शनि हमेशा देखता है आपके चांद को, इसीलिए महादेव के माथे पे चांद है। क्योंकि वो जो चांद है वो जब चेतना के पास होता है, तब वो चेतना से जब जुड़ा होता है, चांद मतलब मन जो चांद को रिप्रेजेंट करता है, जब मन चेतना से जुड़ जाता है तब वो क्षय होना बंद हो जाता है, तब वो उसमें पूर्णता आने लगती है। तब मन ये नहीं बोलता कि बाहर भागो, ये देखो, ये ले लो, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, और ये जो लेने की विधि है ये समाप्त हो जाती है कि तब लेना कुछ नहीं है, पूर्णता है ना। तब पूर्णता जब आ गई तब कुछ लेना नहीं है, तब देना है। क्या देना है? आत्मज्ञान देना है तुमको। अपने कला का जो समाहार है अंदर, वो देना है। तो इसी को फिर कथक के रूप में, योग शास्त्र के रूप में फिर दिया गया था मन को शांत करने के लिए। तो वो जो नेटिव कैप्रिकॉर्न की हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो सोचिए वो काफ़ी ऊंची काम में ही है, वो महादेव से ही जुड़ी हुई है, वो ऋषि से जुड़ी हुई है। और ऋषि पूर्व भाद्रपदा की, उत्तर भाद्रपदा की नक्षत्र को रिप्रेजेंट करती हैं एक्वेरियस के साइन में। तो वो ह्यूमैनिटी से जुड़ी हुई हैं, वो हायर कॉन्शियसनेस लेवल से जुड़ी हुई है। तो ये बात समझने की होती है, एक इंसान ऊंची से ऊंची चीज़ में जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों की उदाहरण फिर दी जाती है। इसी से याद आता है कि विद्रोह की जब बात होती है, तो जब अंधकार की बात होती है तो रोशनी का याद आता है। तो रोशनी का जब याद आता है तो शुक्र को, सैटर्न के जो गुरु हैं, शनि के जो गुरु हैं, गुरु शुक्राचार्य, वो फिर लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो तो लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो शनि भी लाइट को रिप्रेजेंट करता है कि अंधकार में जन्मे हो आप, किसी का छाया लेकिन हो नहीं, आपको रोशनी की तरफ जाना है, आपको मुक्ति की तरफ जाना है। तो ये उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनका फिर ये एक सीख है कि शनि बोलना चाहते हैं कि मैं छाया हूँ, मैं छाया के रूप में हूँ, लेकिन तुम अंधकार नहीं हो, मेरे रूप को देख के समझ लेना। जन्मे तुम जहाँ पे हो, जिस समाज में हो, वो अंधकार में है, तुम अंधकार में नहीं हो। वो बार बार बोले तुम अंधकार में हो, तुम अंधकार में नहीं हो, तुम किसी के छाया नहीं हो, तुम रोशनी हो और तुम्हें रोशनी की तरफ जाना है। तुम आत्मा हो, तुम रोशनी हो, तुम्हें मुक्ति की तरफ जाना है। तो ये फिर शनि का सीख है 10th हाउस में। तो पिछले दिनों मैंने 11th हाउस का कहा था, लेकिन 10th हाउस का पूरा नहीं हो पाया था, इसीलिए कह रहा हूँ। और इसी रोशनी से जुड़ी हुई एक लाइन याद आता है कि काजी नजरुल इस्लाम, जो विद्रोही कवि के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने एक कविता लिखी थी, गाना लिखा था। गाने का जो लाइन था कि मैं अंधकार का यात्री हूँ, प्रभु मुझे रोशनी का दृष्टि दीजिए। तो यहाँ पे भी कवि क्या कह रहे हैं, काजी नजरुल इस्लाम, कि मैं अंधकार में जन्मा हूँ, मतलब मेरे बाहर जो है वो अंधकार है। समाज तब अंधकार में था जब काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही थे, क्योंकि तभी इंडिया को भारत को काफ़ी अलग अलग शक्तियों ने फिर घेर रखा था। अलग अलग लोग आके यहाँ पे शासन कर रहे थे, अंग्रेज शासन कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। तो उसी अत्याचार को कहा है कि अंधकार है समाज में, अज्ञान को भी यहाँ पे अंधकार कहा गया है। फिर कि समाज जिस अंधकार में जी रहा है, कि दुख में है, जानता है, फिर भी इसी दुख में रहना चाहता है, विद्रोह नहीं करना चाहता, इसलिए वो विद्रोह कर रहे थे कविता लिख के। तो ये फिर समझने की बात है कि अंधकार का यात्री हो, मुझे रोशनी का दृष्टि दीजिए प्रभु। गाने में कहा जा रहा है कि हमको रोशनी दीजिए। रोशनी कहाँ से आएगी? रोशनी की जो बात हो रही है वो फिर सैटर्न के गुरु वीनस की बात हो रही है, और यहाँ पे सैटर्न की बात हो रही है कि हमें खुद को वो रोशनी देना है। हमको ये नहीं सोचना है कोई आके हमको देगा। ऋषियों से आप सीख सकते हो, लेकिन इम्प्लीमेंट किसको करना है? आपको करना है। सीखने के बाद, जानने के बाद इम्प्लीमेंट करना है। इसीलिए सैटर्न कहता है, समाज आपको क्या कहता है कि
हम जो कहते हैं वो बस चुपचाप मान लो, तथ्य प्रमाण की बात मत करो, मान लो। और सैटर्न कहता है ये रहे तथ्य प्रमाण आपके, जान लो। तो कैप्रिकॉर्न का हाउस फिर इसी मटेरियल को फिर यूटिलाइज करके बोलता है कि जान लो, तथ्य प्रमाण लेके जान लो। एक्वेरियस के साइन में भी जाके बोलता है तथ्य प्रमाण लो, जान लो। एक्वेरियस जो है वो तथ्य प्रमाण लेके फिर दिखा देता है, कैप्रिकॉर्न जो है वो तथ्य प्रमाण खोजता है। तो इन दोनों में समानता है, क्योंकि इन दोनों राशि की चेतना ऊंची है और हर कैप्रिकॉर्न वाले मटेरियल को नहीं दौड़ते। अगर दौड़ते भी हैं तो इसीलिए दौड़ते हैं कि बेसिक नेसेसिटीज़ तो हैं, तो थोड़ा तो करना पड़ेगा। तो यही बात है कि अंधकार में जन्मे हैं, मतलब बाहर अंधकार है, लेकिन हम अंधकार नहीं हैं, हम किसी के छाया नहीं हैं, हम रोशनी हैं, हम आत्मा हैं और हमें मुक्ति चाहिए। किससे मुक्ति चाहिए? वृत्तियों से, संस्कार से, संस्कृति से, आपके समाज से मुक्ति चाहिए। और ये सब हमारे अंदर ही डाल दिए गए होते हैं बचपन से, इनको हमको निकालना होता है। ये सैटर्न का सीख है, ये शनि का सीख है, इसी को जानना होता है। तो कैप्रिकॉर्न से आप ये सीख सकते हो कि कैसे डेडिकेशन चाहिए। जिस नेटिव की मैंने बात की अभी, जिस लड़की की बात की मैंने अभी, कैसी डेडिकेशन रखना चाहिए, किस ओर डेडिकेशन रखना चाहिए, आर्ट ये ओर क्यों डेडिकेशन रखना चाहिए, विद्रोह क्या होता है। तो ऐसे इंसान को फिर फॉलो करना होता है आपको, कि ऐसे इंसान से हमें सीखना है, ऐसी लड़की से हमें सीखना है जो सब जितनी वृत्तियाँ, संस्कार, संस्कृति है उनके खिलाफ वो जाके खड़ी हैं और फिर भी अपना काम कर रही है और इंडिपेंडेंट है। क्योंकि सैटर्न इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, स्वाधीनता को रिप्रेजेंट करता है, शालीनता को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए फिर वो इंडिपेंडेंट है। तो हमको उनसे ये चीज़ें सीखनी है, आर्ट सीखना है, इंडिपेंडेंस सीखना है, लव सीखना है। ये सैटर्न की ही सीख है जो किसी उनके नेटिव से ही आ रही है, कैप्रिकॉर्न की या एक्वेरियस की। वैसे आप किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन कैप्रिकॉर्न नेटिव्स की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है, करीब 30-35 साल तक। उसके बाद फिर धीरे धीरे उनकी जो मेहनत है वो रंग लाती है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानते। ये काफ़ी अच्छी बात है। खासकर ये जिन नेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग हार नहीं मानते और हार मानना भी नहीं चाहिए। एक लड़की खड़ी होगी, उसको देख के और 100 लड़कियाँ खड़ी हो जाएंगी कि अगर ये कर सकती हैं तो इनको देख के, इनसे सीख के हम भी कर सकते हैं। और ऐसे इंसानों से फिर आपको वास्ता रखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। हालांकि मैं इन नेटिव का नाम आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन एक उदाहरण की तरह काम आ सकती हैं कि आपको समझ आए कि एक लड़की बहुत मुश्किलों से गुजर के भी, सब कुछ छोड़ के, त्याग के भी आ सकती हैं और फिर वापस कभी कभी अपने फैमिली को लौट सकती हैं और फिर छोड़ के वापस आ सकती है अपने काम को, और पूरे डेडिकेशन से फिर काम कर सकती हैं। ज़िंदगी इधर उधर थोड़ी होती रहेगी, लेकिन काम करना है, कि निस्वार्थ काम करना है, जो कि गीता का सीख है कृष्ण की, वो भी यहाँ से मिल रही है कि पैसा बहुत शायद नहीं है, लेकिन जो काम है उससे बहुत प्यार है। द वर्क इज़ लाइफ इन इटसेल्फ। जो आर्ट है वो ये असली काम है, वही असली चीज़ है जो अंदर है। तो ऐसे ही प्रेम सीखा जाता है। ये एक रियल लाइफ का मैंने आपको उदाहरण दिया, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन जो ऊंचे से ऊंचा उदाहरण हो सकता है वो भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो देखा है, समझा है, जाना है, जैसे जैसे इंसानों को जाना है वैसे इंसानों को फॉलो करने का उदाहरण दे सकता हूँ। तो कैप्रिकॉर्न नेटिव से फिर ये सीखना है। और इसके अलावा कैप्रिकॉर्न का साइन में 2 और नक्षत्र आते हैं, जो है मैंने कहा था, पहला है धनिष्ठा का एक पोर्शन आता है कैप्रिकॉर्न में, आधा पोर्शन आता है एक्वेरियस में। एक 10th हाउस में, एक 11th हाउस में आता है आधा। और एक नक्षत्र में आता है, वो है श्रवणा नक्षत्र, जो कि कृष्ण का नक्षत्र है। और एक है फिर उत्तर आषाढ़ा है एक
योद्धा का नक्षत्र। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो नारी है, ये जो लड़की है, इन्होंने जितना युद्ध अपनी ज़िंदगी में किया है इतने सालों से, करीब समझ लीजिए बहुत दिनों से, 10, 12, 15 साल, तो ऐसे ऐसे जो युद्ध इन्होंने किए हैं, फिर सीखा है, फिर अपने परिवार को छोड़ के आई हैं, यहाँ पे रह रही हैं, शहर में हैं और अपना काम कर रही हैं खुद पूरा मन लगा के, किसी भी रिज़ल्ट को बिना चाहे। तो ऐसे जो युद्ध लड़े जाते हैं, जो कि चुपचाप लड़े जाते हैं, जो कि बाहर देखे नहीं जाते, जहाँ पे खून बह रहा होता है लेकिन आपको पता नहीं चलता, जहाँ पे चोट लग जाती है लेकिन वो मरहम खुद लगा लेते हैं, तो ये फिर आषाढ़ा का नक्षत्र में होता है। तो ये कैप्रिकॉर्न के साइन में आता है ये नक्षत्र। तो ये जो मैंने कहा कि विद्रोह है और एक लड़ाई लड़ी जा रही है, तो ये फिर कैप्रिकॉर्न के साइन में देखा जाता है कि कांस्टेंट बैटल चल रहा है, एक बैटल चल रहा है शरीर के साथ, क्योंकि शरीर बोल रहा है कि शायद इतना नहीं कर पाऊंगी मैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रही, काम कर रही हैं। शरीर पूरा थक के चूर हो रहा है और जवाब दे रहा है नहीं हो रहा, फिर भी काम कर रही हैं पूरे डेडिकेशन से अपनी कला की तरफ, अपनी आर्ट की तरफ। एक तो उसको निखार रही हैं, दूसरा लोगों को सिखा रही हैं, काम भी कर रही हैं, सब कुछ एक साथ हो रहा है। खुद का भी ध्यान रख रही है, अपने घर का भी ध्यान रख रही है, खुद का खाना भी बना रही हैं, बाज़ार में भी जा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं अकेले। तो ये फिर उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र में से आपको समझ में आता है कि एक कांस्टेंट बैटल चलता है कैप्रिकॉर्न के साइन में, क्योंकि उत्तराषाढ़ा का नक्षत्र एक्वेरियस साइन में नहीं आता, कुंभ राशि में नहीं आता, वो कैप्रिकॉर्न के साइन में आता है। और ये कांस्टेंट बैटल चल रहा है मटेरियल में, कि शरीर से लड़ना है, खुद से लड़ना है। और स्पिरिचुअल साइड इसका ये है कि वृत्तियों से लड़ना है, खुद का संस्कारों से लड़ना है, और ये सब कुछ से लड़के अपना जो मंजिल है वहाँ तक पहुँच जाना है, पर्पस तक पहुँच जाना है। इसीलिए सैटर्न रिप्रेजेंट करता है पर्पस को। लोग बोलते हैं ना ज़िंदगी में कि पर्पस क्या है तुम्हारा, तो पर्पस सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न अंधकार को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अंधकार आपके बाहर है, संस्कार, वृत्तियाँ, ये सब अंधकार हैं जो आपके अंदर भी हैं। और फिर सैटर्न लाइट को भी रिप्रेजेंट करता है शुक्राचार्य के ज़रिए, अपने गुरु के ज़रिए, कि तुम्हारे अंदर ज्योति भी है, रोशनी भी है तुम्हारे आत्मा के अंदर, तो अपने आत्मा को रोशनी की तरफ लेके जाओ। तुम रोशनी हो, रोशनी को बाहर बिखेर दो, अंधकार चला जाएगा। उसी रोशनी से तुम मुक्ति की तरफ चली जाओ, अपने आत्मा की तरफ चली जाओ। तो सैटर्न बार बार आपको फिर रोशनी की तरफ भेजने की कोशिश करता है। तो सैटर्न जब आपके चंद्र को भी देख रहा है साढ़े साथी में, तो इसीलिए देख रहा है कि वहाँ पे अंधकार क्या है उसको देख रहा है। अगर अंधकार है तो मुसीबत आएगी, तो उसको फिर सुलझाने के लिए आपको सैटर्न उन चीज़ों को बाहर निकाल देता है कि आपको चीज़ें दिखने लग जाए, ताकि आप उसको ना टालें और उसके ऊपर काम करें। तो ये सबके साथ होता है, कैप्रिकॉर्न नेटिव के साथ भी होता है, और वो इन चीज़ों पे काम करते हैं। लेकिन क्योंकि सैटर्न स्लोनेस को रिप्रेजेंट करता है, वो चीज़ों को स्लो कर देता है, क्योंकि सैटर्न बहुत स्लो प्लैनेट है, स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो इसको रिप्रेजेंट करता है कि परिस्थितियाँ ऐसी लगेंगी कि बाहर आप काम इतना कर रहे हो कि 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कैप्रिकॉर्न नेटिव काम कर रहा है। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो काम कर रही हैं, 10 गुना काम कर रही हैं, लेकिन आ रहा है इतना, लगेगा ऐसा आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहर इतना आ रहा है, मटेरियल में दिख रहा है सब कुछ स्लो है, लेकिन अंदर जो है वो विकसित हो रहा है। अंदर जो आत्मा है वो विकसित हो रही है। जब आप सीख रही हैं तब विकसित हो रही हैं। जब आप आर्ट को सीख रही हैं, देख रही है, जान रही है, समझ रही है, लोगों को समझा रही हैं, लोगों को सिखा रही है, तब वो विकसित हो रहा है। तो स्लो जो है वो मटेरियल ग्रोथ में दिख रहा है, लेकिन मटेरियल ग्रोथ तो असली चीज़ है नहीं, जो है आपका यहाँ है। तो
बाद में फिर कैप्रिकॉर्न नेटिव्स को जो जो चाहिए वो चीज़ें ज़िंदगी में जाके मिल जाती हैं, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों के लिए काम कर रही होती हैं, तो उनको मिल जाती हैं चीज़ें। लेकिन उनका जो असली चीज़ है वो यहाँ है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न वाले टीचर होते हैं, और टीचर को क्या मिलता है, टीचर को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। उनके पास एक ऐसा ब्रेन होता है जो कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद रख सकती हैं। एक्वेरियंस वाले चीज़ों को काफ़ी बार भूल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में एक साथ स्टडीज़ करते हैं, तो हर चीज़ याद रखना हमेशा संभव नहीं हो पाता। आप देखेंगे एक्वेरियस वाले एक चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद वो हो गया दूसरी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, और आप देखेंगे हर दिन वो किसी और चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत डीप तक स्टडी करते हैं। कैप्रिकॉर्न वाले भी स्टडी करते हैं, लेकिन कैप्रिकॉर्न वाले याद थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, उनका मेमोरी ज़्यादा शार्प होता है। और ये तब भी हो सकता है जब आपका मर्क्यूरी कैप्रिकॉर्न के साइन में हो, तब आपका मेमोरी भी बहुत ज़्यादा शार्प हो सकता है। देखना पड़ेगा फिर सिग्निफिकेटर और डिपॉजिटर्स क्या है, तो वो अलग सी बात है। तो इन चीज़ों से हमें कुछ सीखना जानना है, हमको सिर्फ कहानियाँ नहीं सुननी, हमको किसी नेटिव को देखना है, उसको जानना है। कैप्रिकॉर्न की नेटिव को देखना है, किसी ऊंचे व्यक्ति को देखना है, उससे जानना है, उससे सीखना है, और ये बोलना है कि इनसे हमें जानना है, सीखना है, इनकी डेडिकेशन से सीखना है, इनकी आर्टिस्ट्री जो है, जो आर्टिस्टिक जो इनका भाव है, इनसे हमें सीखना है, इनका जो क्रिएटिव साइड है, इनसे हमें सीखना है। इनका जो रिबेलियन है, विद्रोह करने की क्षमता है परिस्थितियों से, उनसे हमें सीखना है। इनका जो वर्किंग कैपेसिटी है, जिस हद तक ये काम कर सकती है, उस हद तक हमें काम सीखना है कि हम किस हद तक जा सकते हैं इनको देख के, क्योंकि ये बहुत हद को तोड़ती है। हमारे अंदर मान्यता होती है कि कर सकता है, ये वो मान्यता को तोड़ देती है। ये बोलती है असल में कि हम शरीर नहीं हैं। इनके काम करने का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो देख के आपको समझ में आएगा कि रात के 3 बजे हैं फिर भी काम चल रहा है, सुबह उठी है 4 बजे, रात के 3 काम चल रहा है, थक चुकी है, काम ख़त्म नहीं है तो काम चल ही रहा है, और बोल रही है थक गई हूँ लेकिन हार नहीं मानूंगी। तो ये फिर वही उत्तराषाढ़ की नक्षत्र जो है उसको रिप्रेजेंट करती है कि लड़ाई चल रही है, लड़ाई जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक लड़ूंगी, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक लड़ना है। तो ये फिर इसको रिप्रेजेंट करती हैं, और ये बोलती हैं गीता की वो लाइनें कि जब कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि तुम शरीर नहीं हो, तो ये फिर दिखा देते हैं कि आप शरीर नहीं हैं कैप्रिकॉर्न नेटिव्स वाले, कि वो इतना मेहनत कर सकते हैं कि उनको देख के समझ में आता है। जैसे एक्वेरियंस वाले होते हैं वो भी फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कैप्रिकॉर्न्स वाले फिजिकली बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो उनको देख के ये समझ में आता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और जब तक आत्मा को नहीं मिल जाता तब तक वो नहीं रुकेंगे। सारे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में मैं एक बात नहीं कह सकता। जिन नेटिव के बारे में मैंने कहा, जिन लड़की के बारे में मैंने कहा कि कथक की उन्होंने अभ्यास की है और वो प्रोफेशनल डांसर है, वो ऐसी हैं, वो ऊंची हैं, तो उनकी बात मैं कर सकता हूँ, बाकियों की बात मैं नहीं कर सकता। बाकी या बाद में थोड़ी ठीक हो जाती है, लेकिन सारे के सारे नेटिव्स तो सारे दुनिया में एक नहीं होंगे। जो ऊंचे उनमें से मिले हैं उनकी ही बारे में मैं बात कर सकता हूँ कि जो लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, और सत्य के लिए लड़ते रहेंगे, क्योंकि सैटर्न सत्य को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो डिग्निटी को रिप्रेजेंट कर रही है, गरिमा को रिप्रेजेंट कर रही है, चॉइस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक चॉइस करना है, तो ऐसे लोगों से आपको सीखना है। तो ये गीता को भी समझा रही है एक तरीके से। लेकिन आप अगर किसी व्यक्ति में उनका चेहरा, उनका शक्ल, उनका देह, इनसे परे जाके उनके अंदर क्या है, उनके चेतना में क्या है, उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, ये देखेंगे तब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। वरना बाहर से आपको ऐसा ही लगेगा कि कोई हल्का इंसान है, लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो कोई हल्का इंसान है नहीं, वो बहुत भारी इंसान है। वो इतना भारी इंसान है आपको समझ में नहीं आएगा। तो लोगों में जब कुछ देखो तो लोगों को ऐसे देखो कि वो शरीर नहीं है,
तो फिर उनके अंदर क्या क्या है वो पता चलेगा। सिर्फ उनको ऑब्जर्व बाहर से करने से आपको बाहर मटेरियल दिखेगा, लेकिन जब आप उनके अंदर तक चले जाओगे तब बहुत चीज़ें देखेंगी जो बहुत ऊंची हैं, बहुत चीज़ें देखेंगी जो ऋषियों की फ़िलॉसफी से जुड़ी हुई हैं, बहुत चीज़ें देखेंगी जो कृष्ण और गीता से भी जुड़ा हुआ है उनकी ज़िंदगी से। और काफ़ी बार शायद उनको भी ये बातें समझना है क्योंकि समाज उनको सिखाता नहीं, और उनको शायद अफसोस इस बात की रहे कि उनको पैसा या संपत्ति या स्टेटस नहीं मिला, लेकिन उनके पास शायद जो है वो शायद समाज के पास, बड़े से बड़े लोगों के पास नहीं है। ये शायद उनको समझना है कि आपके अंदर जो है वो आपके पास सबसे बड़ा है, और शायद आपके पास जितना चीज़ बड़ा है आपको ये चीज़ें दिखती नहीं क्योंकि समाज आपको असली चीज़ क्या है वो दिखाता नहीं। और आपको लगता है कि सम्मान अगर शायद नहीं मिल रहा तो चीज़ें शायद छोटी होंगी, लेकिन सम्मान चाहिए भी नहीं होता। सम्मान तो वो चीज़ है जो बाहर से आपको कोई दे रहा है। बाहर से आपको कोई चीज़ जो दे रहा है वो भीख होता है, और भीख लेना नहीं होता है। आपके पास ज्ञान है, आपको ज्ञान देना होता है। तो वो जो टीचर है वो ज्ञान जब दे रही है वो ऊंची सी ऊंची चीज़ दे रही है लोगों को, और समाज का भीख का वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मान नहीं रही कि समाज में से लोग आके बोलते हैं कम कमाते हो तो प्रॉब्लम है, कम कमाते हैं फिर भी इंडिपेंडेंट हैं। ये उनका गरिमा है, ये डिग्निटी है कि ऊंची से ऊंची चीज़ें नहीं छोड़ेंगे। तुम हमें उल्टे सीधी राह पे डालने की कोशिश करोगे फिर भी नहीं छोड़ेंगे। तुमसे सम्मान चाहिए ही नहीं क्योंकि तुम सम्मान लेने लायक हो ही नहीं, और सम्मान वो चीज़ है ही नहीं जो हमें चाहिए। हमें डिग्निटी चाहिए। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी कहते हैं कि सैटर्न रिप्रेजेंट्स रिस्पेक्ट। सैटर्न रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता। सैटर्न बोलता है काम के लिए रिस्पेक्ट को छोड़ा जा सकता है। काम डिग्निटी से आता है, गरिमा से आता है, और गरिमा इसी में है कि सत्य को चुना जाए। जब उनके चुनाव में सत्य है, जब जिन नेटिव की मैं बात कर रहा हूँ उनके चुनाव में जब शिव है, शिव जो सत्य हैं, जब उनके चुनाव में चेतना है ऊंची सी ऊंची, तो फिर समाज वाले उनको कुछ भी कहें तो वो तो ऊंची ही होंगी। तो इन चीज़ों से हमें सीखना है कि एक इंसान की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। परिवार पीछे छूट सकता है, दोस्त पीछे छूट सकते हैं, ज़्यादातर खुद अकेले रहना हो सकता है, काम में रहना हो सकता है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है, और ऐसे वैसे नहीं चल रहा, अच्छा ही चल रहा है कि पूरा लगन है और लगन से काम किया जा रहा है। तो कैप्रिकॉर्न नेटिव से आप ये चीज़ें सीख सकते हैं कि मटेरियल प्लेन में ये सब होते हुए भी क्या क्या हो सकता है। एक्वेरियस से जब आप एक पार्ट सीख सकते हैं, कैप्रिकॉर्न से आप दूसरा पार्ट सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको जाननी है, समझनी है। इन चीज़ों को कहानी नहीं समझना है, इन चीज़ों से आपको सीखना है ज़िंदगी में कि वो जैसी हैं हमको भी वैसा बनना है, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा जो संभव हो सकता है ऐसा इस इंसान में है, और शायद ऐसा ऊंचे से ऊंचा चुनाव करके हम भी कहीं पे पहुंच सकते हैं। तो उनसे आपको जानना सीखना है। तो यही उदाहरण था और यही सत्य था कैप्रिकॉर्न साइन का 10th हाउस। और यहाँ पे ये कंक्लूड हो जाता है, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो है। मैं असल में कंक्लूड करने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा चलेगा, करीब 12 घंटे 14 घंटे चल जाएगा एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने में। तो मैं शॉर्ट में जितना हो सकता है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस यही है।